अब खबरें विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समूह के वर्चुअल शिखर सम्मेलन में शिरकत की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद से संगठित होकर लड़ने की चर्चा भी की है। इसके साथ ही बिना नाम लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों भी ले लिया। कोरोना महामारी के चलते ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि इसका समर्थन और सहायता देने वाले देशों को दोषी ठहराया जाए। उन्होंने आतंकवाद से मिलकर लड़ने की वकालत की। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। इस ऑनलाइन बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के शी जिनपिंग समेत ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल थे। पीएम ने कोरोना महामारी के बाद इकोनॉमी रिकवरी पर चर्चा की और कहा कि यहाँ दुनिया की 42% आबादी बसती है जो इसमें मदद करेगी। कोविड के बाद की वैश्विक रिकवरी में ब्रिक्स इकोनॉमीज की अहम भूमिका होगी। हमारे बीच विश्व की 42%, 42% से अधिक आबादी बसती है और हमारे देश ग्लोबल इकोनॉमी के मुख्य इंजन में से है। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाओं में सुधार की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि समय के साथ इनमें बदलाव नहीं आया है। ब्रिक्स की ये बैठक भारत चीन के लिए भी काफी अहम थी क्योंकि लद्दाख में गलवान घाटी में झड़प के बाद पहली बार पीएम मोदी और जिनपिंग एक साथ मंच साझा कर रहे थे। हालांकि इस दौरान पहले से ही लद्दाख मसले पर कोई चर्चा का प्लान नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में हैं। यह गैर जमानती अपराध होगा और दोषियों को 5 साल तक की सजा का प्रावधान रहने वाला है। इससे पहले यूपी सरकार भी कानून बनाने की बात कह चुकी है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश करेगी और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सजा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहने वाला है। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए संबंधित शख्स को 1 महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। जोर जबरदस्ती या फिर बलपूर्वक की गई शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी कानून के बाद रद्द मान ली जाएगी। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा पे सिर्फ बातें करती है और बातें करने का काम करती है। अभी तक कितने कानून बने हुए हैं, उसके बाद कितने बलात्कार और कितने महिला अत्याचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार में 46,000 से ज़्यादा बलात्कार प्लस महिला अत्याचार की घटना हो रही है और रोज मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं किस प्रकार से घटना हो रही है। गृह मंत्री पहले उसके ऊपर जवाब दे और उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। सरकार एक तरफ जहां लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की घोषणा कर चुकी है, वहीं प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि महिला आयोग में 14,000 मामले लंबित हैं, लेकिन शिवराज सरकार राजनीतिक बदलेबाजी में मस्त है। सरकार महिला आयोग को काम नहीं करने दे रही है क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भाजपाई नहीं है।
उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले में कमलनाथ के बेटे का नाम सामने आने पर निशाना साधा है। वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ का नाम सामने आया है, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जवाब दें। वीडी शर्मा ने लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित कानून का स्वागत किया है और हारे हुए विधायकों को सरकार या संगठन में एडजस्ट करने के सवाल पर भी दो टूक जवाब दिया। क्या उस अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाले के अंदर केवल भांजे नहीं, अब कमलनाथ जी के बेटे बकुलनाथ का भी नाम गंभीरता के साथ उस डील के अंदर आया है। और खास तौर पर उस डील में जो लोग इस कंपनी के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, उन लोगों ने अपनी राजनीतिक ताकत को बताने के लिए जिन नामों का उल्लेख करते थे, उसमें खास तौर पर सलमान खुर्शीद और कमल अंकल, यानी घोटाले में पहले मामा भांजे आए, फिर बेटे आए, अब तो अंकल भी आ गए। कानून लव जिहाद को लेकर के जो आ रहा है कि धर्म के नाम पर जिस प्रकार से प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण करना, ये बहुत ही गंभीर विषय है इस मध्य प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। मैं मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की सरकार को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस कानून से हमारी बेटियों को जो चंगुल में फंसा करके धर्मांतरण करते हैं, इस चंगुल से बचाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार आज जो कानून बना करके कर रही है, ये बहुत हमारे लिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में भाजपा कोई इधर उधर से काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र और सिस्टम से काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में जिस कार्यकर्ता को जहां आवश्यकता है वो वहां काम करेंगे, वो किसी के समर्थक नहीं है। ये भ्रम मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने दूर कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने बस्तर अंचल में नक्सल समस्या से जुड़े मसले के अलावा कई और मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसके अलावा जड़ से इसे खत्म करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी आग्रह किया है। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की 2 और बटालियन की तैनाती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिस पर गृह मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी मौजूद रहे। देखिए, मुख्य रूप से गृह मंत्री जी से हमारे छत्तीसगढ़ में जो समस्या है नक्सल की, और उस संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई और वहाँ जो विकास के जो गति रुकी हुई है उसे फिर से गति प्रदान करना है, लोगों को रोज़गार देने के लिए काम करने हैं, सड़कें बनाना है, टावर लगाना है और वहाँ के विकास के लिए चर्चा हुई। और अभी 5 बटालियन भेजा भी गया है। दूसरा जो एंगल है विकास की आवश्यकता, लोगों के रोज़गार की आवश्यकता, इस संदर्भ में मैंने बात की तो बहुत ही सकारात्मक उनका रुख रहा है। आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी जिसमें समुचित तौर पे सभी विभागों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। लॉयर्स के मिले, सस्ते दर पे मिले तो उससे होगा कि वहाँ उद्योग लगेंगे और उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग तो उतने ही हैं, ये चाहे उनको हम रोज़गार दे के मुख्य धारा में ले आएँ लोगों को, नौजवानों को, या फिर वो खाली बैठे रहेंगे तो नक्सली अपने प्रभाव में ले आते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको उन लोगों को मुख्य धारा में ले आएँ। तो ये कोशिश हमारी है। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी हमारी विभागीय अधिकारियों के साथ। जो बिंदु हैं उसको हम पहले से अभी तो दिए हैं, लेकिन और विस्तार से उन जो हमारी मांगे हैं उसको रखेंगे ताकि उन बिंदुओं पे अन्य विभाग के अधिकारी हैं उनको बुला के उसमें चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है।
नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सलवाद के सामने खुद आत्मसमर्पण कर रहे हैं। प्रदेश सरकार केवल केंद्र से पैसे मांगकर बंदरबाट करना चाहती है कि केंद्र से ज्यादा पैसा उनके पास में आए, जिसमें छत्तीसगढ़ में उसका बंदरबाट किया जा सके। आप लोगों ने अभी देखा है पीएचसी का मामला, इसके अलावा अन्य विभाग का आपने मामला देखा है। तो जो पैसे भी आ रहे हैं उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, उसका बंदरबाट कर रहे हैं। और पूरे पेज को उनको पढ़ेंगे, 5 पॉइंट का है, उसमें एक भी नक्सलवाद के मामले में नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अतिरिक्त राज्य के किसानों से खरीदे गए अधिशेष धान से बायो एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वनांचल क्षेत्रों में मिट्टी तेल का कोटा बढ़ाने की भी मांग की है, जिसे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने स्वीकार भी कर लिया। इथेनॉल के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और हम लोगों का आग्रह है कि जो पैडी से इथेनॉल बनाने के जो अनुमति है वो एफसीआई के थ्रू जो किया जा रहा है उससे राज्यों को कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारे पास सरप्लस पैडी है उसे खपाने के लिए हम लोगों को प्लांट लगाने के राज्य सरकार को अनुमति दे, तो जो राज्य सरकार के पास अतिरिक्त अतिशेष जो एफसीआई लेने के बाद जो हमारा पैडी बचता है उसे हम इथेनॉल बनाना चाहते हैं। तो वो प्रपोजल हमने दिया है और उन्होंने कहा है कि सहानुभूतिपूर्वक इसमें विचार किया जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। भड़काऊ बयानबाजी के मामले में जारी किया गया है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को जमानत अर्जी स्पेशल कोर्ट ने नामंजूर की थी, जिसके बाद यह वारंट जारी किया गया। बात कंप्यूटर बाबा की, जो फिलहाल अभी जेल में ही रहने वाले हैं। बाबा की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। एक दिन के पुलिस रिमांड पर एरोड्रम थाने पर बाबा गए थे। पुलिस बाद बाबा को पूछताछ के बाद जेल ले जाएगी। तो बाबा के आश्रम से हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने ये हथियार बाबा के रिमांड के दौरान जब्त किए। तो इंदौर में ही इंद्रिश नगर में रहने वाले हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के अवैध ठिकानों पर भी निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है और 5 अवैध मकानों को ध्वस्त कर 3 मोबाइल टावर को भी डिस्कनेक्ट किया गया है। कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई कार्रवाई के दौरान तोमर की लग्जरी कार आश्रम से बरामद की गई थी और बाबा से मिले कनेक्शन के बाद तोमर के अवैध ठिकाने उजागर होने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिसिया तफ्तीश में ही जानकारी मिलती है कि तोमर पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जो मारपीट, धोखाधड़ी और कई तरह के मामले हैं। और जांच में यह पता चला है कि रमेश तोमर ने इंद्रीश नगर में 5 मकानों का अवैध निर्माण किया, नजदीक में ही पार्क में अवैध मोबाइल टावर खड़े कर दिए और इन सब पर कार्रवाई की गई है। शिवराज जी व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर बाबा से नाराज हैं और बदले की भावना से काम कर रहे हैं। बदले की भावना से किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और उनकी नाराजगी है तो नाराजगी प्रकट कर दें, उसके भी कई तरीके हैं, लेकिन बदले की भावना से काम कभी नहीं करना चाहिए जो कंप्यूटर बाबा और उनके साथियों के ऊपर की जा रही है। देखिए, हम पहले भी ये बात कह चुके हैं कि सरकार अपने कानून की दृष्टि से कार्रवाई कर रही है। अगर जमीन सरकारी है और कब्जा किसी कांग्रेस के नेता का है या किसी कंप्यूटर बाबा का है या आरिफ मसूद का है तो कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। देर क्यों हुई इसका जवाब प्रशासन के अधिकारी देंगे। लेकिन अगर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाएंगे, ऐश फरमाएंगे और उसके बाद में आरोप लगाएंगे, अगर कांग्रेस को लगता है कि आरिफ मसूदों और कंप्यूटर बाबाओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो हम पहले भी कह चुके हैं, फिर दोहराते हैं कि इन दोनों के सम्मान में कांग्रेस निकल। रायपुर के अभनपुर में एक घर में मिली 5 लाशों से राजधानी में सनसनी फैल गई। सभी मृतक एक ही परिवार के लोग हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। एक घर में मिली 5 लाश, सभी थे आपस में रिश्तेदार। 5 लोगों की मौत का क्या है राज?
इस घर में हुई 5 मौत के बाद मातमी चीख पुकार मची है। नाते रिश्तेदारों, टोले मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मंगलवार की सुबह जिसने भी ये अमंगल खबर सुनी वो सन्न रह गया। हर कोई अभनपुर के केंद्रीय गांव के इस मकान की तरफ चल पड़ा। खबर ही इतनी दर्दनाक थी, हंसता खेलता पूरा परिवार एक झटके में ही खत्म हो गया था। कल तक जिस मकान में इनकी आवाजें गूंजती थी, आज वो सभी लाश में तब्दील हो चुके थे। गांव वालों को इसकी भनक तब लगी जब सुबह देर तक इस मकान का दरवाजा नहीं खुला। घटना यह है कि जब घर में मैं काम कर रही थी तो गांव वाले गए कि बुलाने के लिए मुझे कि आपको बुला रहे हैं, चलो ऐसे बोल के। तो मैं यहाँ देखी तो यहाँ कोरोना संकट में एक ओर अधिकांश लोग वर्क फ्रॉम होम को उबाऊ और बोझिल समझने लगे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा मौका है, जिसमें वो अपने काम के साथ साथ समाज और लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही बेमिसाल शख्स से जो रहने वाले गुजरात के हैं, काम श्रीनगर में करते हैं और उनका कर्म क्षेत्र पूरी दुनिया है। कश्मीर का संगीत और स्थानीय बच्चों के साथ मस्ती श्याम चावला की दिनचर्या में शामिल है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले श्याम चावला की कर्मभूमि श्रीनगर बनी हुई है। कोरोना संकट में 3 महीने पहले श्याम चावला अपने परिवार के साथ श्रीनगर आ गए। यहाँ डल झील में उन्होंने एक हाउस बोट किराए पर ली और यहीं से वो काम करते हैं और पूरी दुनिया में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन कोडिंग सिखाते हैं। मुझे पढ़ाना ही है ऑनलाइन, तो जन्नत से क्यों ना पढ़ा है। मतलब कश्मीर मेरे लिए ऐसा है कि इट्स अ ड्रीम कि मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं बोलता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम जन्नत बोलता हूँ। और ऐसा ड्रीम जहाँ पे मतलब इतने दिनों में रह पाऊँ, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में ही पॉसिबल था। दुनिया भर के छात्र छात्राओं को कोडिंग सिखाने के अलावा श्याम चावला दक्षिण कश्मीर के सालार इलाके में एक स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं। शाम को उनके परिवार का समर्थन मिल रहा है और पूरा परिवार हाउस बोट में ही रहकर शाम के सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सामने माउंटेन्स है, मतलब बाहर बैठने में बहुत मज़ा आती है। जब भी स्कूल मेरी ख़त्म हो जाती है मैं बाहर ही बैठ के पढ़ती हूँ। मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है तो मैं ड्राइंग करती हूँ। पर्यटकों के लिए कश्मीर हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो कम से कम एक बार जन्नत की सैर जरूर करें, लेकिन श्याम चावला ने इसे सैर सपाटा के लिए नहीं बल्कि कोरोना काल में अपनी कर्मभूमि के तौर पर चुना। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए परवेज भट्ट की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।